कौन से दोस्त हैं ये? आप खुद तो नहीं ढूंढ रहे ऑल्टरनेट करियर यहाँ पर? मेरा एक मित्र है दुबई में, है ना। उनके छोटे भाई जो हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं वहाँ पे। तो मैंने पूछा एक दिन, ऐसी 15-20 दिन पहले बात हुई होगी, मैंने कहा वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन गेमिंग डेवलपमेंट में जा रहे हैं दुबई में। तो फिर मैंने एकदम से सडनली मेरे दिमाग में यही नज़ारा की बात आई थी, तो मैं पूछने लगा, कह रहे कि नहीं, यहाँ प्रचलन है और गेमिंग डेवलपमेंट में अब हाँ, काफ़ी करियर तलाश है। बिल्कुल नहीं मतलब हम वहाँ। अमूमन क्या सोचते थे, हाँ, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन ये जब सुना ना मैंने तो मेरे को बड़ा नहीं नहीं, बिल्कुल आश्चर्य बिल्कुल सही हुआ। कह रहे हैं। दुबई वगैरह में खैर ये सब चीज़ें कर भी सकते हैं। इंडिया में तो बीच में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी वीरू। वो कुछ हाँ, लोग जिन्होंने ये एक दो ऐप शुरू की थी, स्पार्टन पोकर या पोकरबाजी वगैरह, वो उनको काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, लीगल दिक्कतें भी काफ़ी आई थी। होपफुली वो सब चीज़ें अब आगे जाके रिजॉल्व होंगी। हाँ, अच्छा, बाय द वे, बैंक निफ्टी रेड में आया है और हाँ। फिर से गुरमीत, लार्ज बैंकों में एचडीएफसी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या ये अब पूरा का पूरा मामला सिर्फ ये आरबीआई की आईसीआरआर पर पूरा बैठ गया है, या कुछ और व्यू बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि काफ़ी करेक्ट हुआ है ये स्टॉक ने हायर लेवल से। अ, अनुज, काफी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट 10% करेक्शन हुआ है 1750 के आसपास, जब मर्जर हो गया था और प्राइस किया था। थोड़ा सा बाजार मुझे लगता है देखना चाहता है कि कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे होंगे, क्योंकि कुछ पॉकेट्स में स्टेटमेंट्स आई कि प्रेशर है डिपॉजिट ग्रोथ पे। अगर तो पिछले क्वार्टर उन्होंने 66,000 करोड़ के ऑलमोस्ट डिपॉजिट ग्रोथ करी, जो कि बहुत अच्छी थी। इस क्वार्टर आई थिंक 1 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। अगर वो डिपॉजिट ग्रोथ इतना कर पाते हैं तो स्ट्रीट को एक थोड़ा सा फेयर रिले होगा कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कासा पे और निम्स पे जितना मार्केट को लगा। ऑब्वियसली रहेगा, बहुत बड़ी बैलेंस शीट है। और अनुज, 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट पे आप कंटिन्यूसली 20% ग्रो करना बहुत मुश्किल है। आप हर साल एक कोटक और एक छोटा बैंक ऐड नहीं कर सकते बैलेंस शीट में, करना भी नहीं चाहिए। और वो थोड़ा बहुत डी रेटिंग होना वाजिब है। वो 5 का मल्टीपल अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले कोटक और एचडीएफसी दो बैंक थे जो 20% ग्रो करते थे और एकदम गोल्डन, जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड अंडर राइटिंग थी। अभी उस स्पेस में 7-8 अच्छे बैंक्स हैं जो उस ग्रोथ को, उस एसेट क्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। कुछ आईबीसी का भी इम्पैक्ट है इसमें, जो कि हम काफी कम चर्चा करते हैं। हम जीएसटी और रेरा की बहुत चर्चा करते हैं, बट आईबीसी मेरे हिसाब से बड़ा एक अंडररेटेड रिफॉर्म रहा है। तो एक थोड़ा डी रेटिंग हुआ है और अब शायद हमें रिवाइज मल्टीपल जो है प्राइस बुक आउट 2.5-3 टाइम्स पे के हिसाब से असेसमेंट करनी पड़ेगी। बट सस्ता स्टॉक है, 14-15 टाइम्स है अर्निंग्स पे, 2.3-2.4 बुक वैल्यू पे। अब मेरा फोकस थोड़ा सा फेडरल बैंक, थोड़े नीचे ज्यादा है, जहां बैंक्स में अच्छा। आईसीआईसीआई बहुत अच्छे ग्रोथ ट्रैक पे, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट बहुत सॉलिड ग्रोथ ट्रैक पे है। यहाँ पे फोकस ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एडिंग मोर वेट। जो हमारा वेट है वो मेंटेन क्यों है एचडीएफसी में, और थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा सा डिजिटल लेंडर्स और एनबीएफसी स्पेस में थोड़ा सा और एक्सपैंड करना चाहता हूँ पोर्टफोलियो। ओके। एक, क्योंकि बात एचडीएफसी बैंक की हुई है तो कोटक को भी निपटा लेते हैं। गुरमीत, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? आज सुबह जो न्यूज़ आई उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं कि वो जो नाम भेजा गया था दीपक गुप्ता को, 2 महीने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मिला है? अनु, जो मेरी चर्चा होती है, काफी सारे कॉलीग्स हैं कोटक में, वो आई थिंक मिस्टर मनियन के चांसेस हैं काफी, जैसा वो बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई क्या अप्रूव करता है, कहना मुश्किल है क्योंकि दो कैंडिडेट्स हैं। तो अगर स्मूथ हुआ सक्सेशन तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। दूसरा, मुझे लगता है ये जो कोटक ने का जो लास्ट क्वार्टर में थोड़ा लोन ग्रोथ कम आया, इंक्रीमेंटल सिर्फ 2.5% था, और उन्होंने ये जो एक्टिव मनी फीचर निकाला जहां पे एक सर्टेन सरप्लस बैलेंस सेविंग का ऑटोमेटिकली स्वीप इन हो जाएगा, उससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में, और थोड़ा सा आपको और निम कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। कोटक का निम 5.5 के आसपास है। प्लस वैल्यूएशन अभी भी रिच है, क्योंकि 2-3 साल का रिटर्न बहुत सबड्यूट है, बट वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत रीजनेबल है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग थोड़ा प्ले आउट होगा, थोड़ा एक नतीजे आएंगे क्वार्टर, उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। बट रिलेटिवली मुझे अगर दोनों में कंपेयर करें, एचडीएफसी बेटर लगता है, अगर आपको रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज देखना है। और थोड़ा सा एट्रिशन है अनुज, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट हो। अच्छा गुरमीत, अभी बैंकों पे अगर रहें, आई मीन इंक्रीमेंटल सीआरआर का एक मुद्दा काफ़ी अहम था, जिसका जिसका निर्णय आज आरबीआई को लेना भी है। आपको क्या लगता है, मीन ये फुली, आई थिंक ये हटा लिया जाएगा पूरी तरीके से, या फिर इसको आंशिक तौर पे आरबीआई हटाएगा? क्योंकि सामने एक बड़ी चीज़ है कि एक फेस्टिवल सीजन भी खड़ा हुआ है, उसके मद्देनज़र। इसके बाद लिक्विडिटी सिस्टम में उतनी सरप्लस नहीं है इस पर्टिकुलर मेजर के बाद, जितनी पहले थी। आरबीआई का एक कंसर्न था, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी मैनेज करना है,
और सरप्लस लिक्विडिटी जो है हमेशा परेशान करती है, बाद में इमीडिएटली नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये टेम्पररी है, चाहे अभी विड्रॉ करें या और 2 हफ्ते में करें, क्लियरली टेम्पररी है और इसका इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इतना नहीं है, ऑन द मार्जिन ही है। और दूसरा, मुझे लगता है कि बाजार ये देखना चाहता है कि ये थोड़ा-सा जो स्ट्रेस आया पीएल बुक में और अनसिक्योर्ड में, हमने वो एसबीआई में भी थोड़ा-सा देखा, कुछ थोड़े से प्राइवेट बैंक में भी देखा। वो एक मार्केट देखना चाहेगा कि जो स्ट्रेस पूल है बैंक्स का, उसमें कोई बढ़ोतरी तो नहीं है और बहुत ज़्यादा कहीं निम कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, जब तो वो मुझे लगता है अगर अगर एक क्वार्टर का नतीजा ठीक आएगा तो शायद उस चीज़ को मार्केट एब्ज़ॉर्ब करेगा और शायद नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ, बट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट लग रहा है। मतलब हम कहीं भी उस पीक पे नहीं है कि क्रेडिट साइकिल रिवर्स होने वाला अच्छा गुरमीत, ये पीवीआर आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे ऐड किया था क्या? है। हमने नॉन डिस्क्रिशनरी में पोर्टफोलियोज में थोड़ा ऐड किया था क्योंकि 12-1300 रुपए के आसपास 2000 स्क्रीन है वीरेंद्र जी, और आपको 6 करोड़ पर स्क्रीन की वैल्यूएशन पे मिल रहा था और रिप्लेसमेंट कॉस्ट के भी नीचे था। इनफैक्ट मर्जर के पहले इससे ज्यादा भाव होता था पीवीआर का आइनॉक्स के साथ, तो आइनॉक्स तो बेसिकली आपको उसके बाद उसका वो गिरा था, बट काफी अच्छा रन अप हुआ है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा। अब देखते हैं जवान के क्या नंबर्स आते हैं ओवर द वीकेंड। ओपनिंग तो अच्छी मिली है, अब जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ होगा, लंबा वीकेंड है, दिल्ली तो बंद है G20 करके 3 दिन के, तो उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा व्यू बनेगा। बट अच्छा रन अप आया है स्टार्टिंग एमआई से, और जो फॉरेन बॉलीवुड कंटेंट था उसके बाद गदर और बाकी उससे, और पर अगला क्वार्टर शायद थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप है, काफी चीजें हैं, क्या कंटेंट पाइपलाइन है। तो इस वैल्यूएशन पे बहुत बार्गेन नहीं है, पीछे 2-3 महीने पहले क्लियरली बार्गेन था 1200-1300 रुपए के लेवल। नहीं था, होता है ना, अर्थशास्त्र में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है गुरमीत जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। वो हर चीज़ अप्लाई होती थी, वो ओटीटी पे भी अप्लाई हुई। जब आप घर पे बैठे बैठे तंग हो गए और जब फ्लाइट की टिकट्स बहुत महंगी हैं, होटल्स बहुत महंगी हैं, तो शायद ये एक प्रेफर डेस्टिनेशन था लोगों के पास। मतलब आपको फीलिंग क्या आ रही है जिस तरीके से पिछले 3 महीने में कंटेंट आया सिनेमा हॉल्स में, चाहे वो हॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, या फिर साउथ इंडियन डब मूवीज़ हों, क्या ये एक ट्रेंड में तब्दील हो सकता है, आपको लगता है? मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट हैं जो मूवी प्रोडक्शन में हैं, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है इसको। उन्होंने बोला कि जब कोविड आया हाँ। तो मूवीज भी 2 किस्म की बनी, एक ओटीटी के लिए बनी और ज्यादातर ओटीटी के लिए बन रही थी, एंड फिर सडनली रीओपनिंग हुआ तो कुछ मूवीज जो ओटीटी के लिए बनी थी उनको मेन स्ट्रीम में रिलीज हुआ तो मार्केट डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस, जब आप मूवी देखने जाते हैं मेट्रोज में तो आपका 4-5,000 रुपीज का एक्सपेंस है पूरा उस एक्सपीरियंस के लिए। तो जब वो एवरेज कंटेंट आया तो लोग डिसअपॉइंट हुए। पर अब कंटेंट अच्छा आना शुरू हुआ है क्योंकि रीओपनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और पाइपलाइन बहुत अच्छी है। आई थिंक इंडस्ट्री को भी थोड़ा समझ में आया है कि आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उनका ओवरऑल देखें, ऑक्यूपेंसी रेट देखें, एवरेज टिकट प्राइस देखें, एफ&बी रेवेन्यू बहुत अच्छे वे में अब कम बैक कर रहा है। तो ओवरऑल जो मेट्रिक्स है वो फेवरेबल है और मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। आप अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग जाएंगे देखने, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। लोग गदर 2 एक्सपीरियंस के लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्टोरी डिफरेंट है या आप एक वो जो फील है साथ में बैठ के देखने का, तो मुझे लगता है ये कोएग्जिस्ट करेगा। और जैसा आपने बहुत अच्छा बोला, हर चीज का एक वो हमने सारेगामा में भी देखा था। हम एज्यूम करने लगे थे कि सब लोग ऑनलाइन म्यूजिक ही सुनते रहेंगे, रीओपनिंग होएगा ही नहीं। तो हर जगह प्ले आउट होता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लेक्सेस में भी प्ले आउट हुआ है, बट आउट ऑफ होम कंजम्पशन की इंडिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली हमारे टियर 1 टियर 2 टाउन्स में। तो उसमें आपका जो क्यूएसआर है, मल्टीप्लेक्सेस है, कुछ हद तक होटल स्पेस है, ये दे विल कंटिन्यू टू डू है। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम